Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. As you have already known about कि ये क्लासेस हम फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस की क्लास 11th के सीबीएसई बोर्ड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने सीरियल वाइज जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं और उनमें हमने ट्रेंड शिफ्ट को पढ़ा, एम्स को पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। ठीक है, और आज हम जो है वो बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द करियर इन फिजिकल एजुकेशन। मींस इसका मतलब क्या है, पहले अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब जानना हमें जरूरी है कि यहाँ बात हो रही है सॉफ्ट स्किल्स की, कि वो कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो कौन सी नेसेसिटी वर्च्यू हैं जो एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन में आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इतनी सी बात है जो आपको पहले समझनी है। अब क्या करेंगे, इन सारे के सारे स्किल्स को हम धीमे धीमे पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से, और हम पूरी तरह से एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे इसका, जो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। और वो सारी की सारी चीजें देखिए, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, राइट, कोई भी जनरल काम ले लीजिए, जब भी किसी क्वेश्चन को आप करते हैं, किसी भी चीज को आप याद कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उन चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ दीजिए, या पर्सनल लाइफ के इवेंट से अगर आप उसको कोरिलेट करेंगे, then it will be easier for you to interpret the things according to you, and these all things will be applicable for rest of the society, right? So the very first soft skill required for career in physical education is interest, right? Interest आप लोग समझते ही हैं कि your intention to accept a particular thing, ठीक है, to whom you like most। किसी भी चीज को जब आप बहुत ही करेज के साथ, जील के साथ, ठीक है, जो आपकी इंट्रोस्पेक्शन है उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, उसको करना पसंद करते हैं, यूं ही, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट। तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी करियर अगर हम फिजिकल एजुकेशन में चाहे बनाना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी दूसरी एजुकेशन में बनाना चाह रहे हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस जिस भी एरिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि कोई आपको मोटिवेट करे और कुछ दिनों तक आप उसमें वर्क कर रहे हैं, राइट, यू कैन स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम और जस्ट जस्ट टू पासिंग द टाइम इन दैट पर्टिकुलर स्किल और दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि बिना इंटरेस्ट के काम को आप जीवन भर करते चले जाएं, राइट, या फिर लंबे समय तक आप कर पाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो आपका इंटरेस्ट फिजिकल एजुकेशन में होना ज़रूरी है। देन वी टॉक अबाउट द गुड पर्सनैलिटी एंड हेल्थ। अभी आप देखिए कि जब आप फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हेल्थ फिजिकल एजुकेशन का अपने आप में एक इंडिविजुअल पार्ट है, राइट। तो क्या होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी। पर्सनैलिटी का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप दिखते अच्छे हैं, योर ओवरऑल हेल्थ, योर ओवरऑल लुक, और वी कैन से दैट द पर्सनैलिटी, ऑल द थिंग्स दे आर जस्ट रिलेटेड टू यू, दे शुड बी इन अ गुड पोजिशन, राइट। तो आपकी गुड पर्सनैलिटी और हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट द साउंड माइंड। साउंड माइंड मीन्स आपकी होमोस्टेसिस कितनी ज़्यादा अच्छी है, चीज़ों को परसेप्ट करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल थिंग्स हैं, उनको आप किस तरह से परसीव करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी साउंड माइंड के अंदर आती हैं। देन यू हैव टू गो फॉर द गुड स्पोर्ट परफॉर्मेंस, राइट। तो आप फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं, राइट, या फिर फिजिकल एजुकेशन में एक आप पर्टिकुलर प्लेयर बनना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस आर देयर, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी। तो अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया में जाना चाह रहे हैं, जो फिजिकल एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, राइट, तो क्या करना पड़ेगा, आपको गुड परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, जिस स्पोर्ट्स के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। देन वी मूव टू द लीडरशिप एबिलिटी। मीन्स देखिए, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप सोसाइटी में हैं, एक लीडरशिप स्किल जो है वो होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप में लीडरशिप स्किल नहीं है, मीन्स तो आप क्या है कि आप अपने अंदर की जो भी खूबियां हैं, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो आप दूसरे लोगों को नहीं समझा पाएंगे अच्छी तरह से। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है, मीन्स आप इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने, कि वो आपकी जो बताई हुई
स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पे अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं एक एम को अचीव करने के लिए, तो वो आपकी बेहतर लीडरशिप स्टाइल होगी। और उससे आपको न केवल टीम को, आपकी कम्युनिटी को, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, हर वो डिपार्टमेंट आपको एक्सेप्ट करेगा और यू विल बी एबल टू कैरी दैट ओल ग्रुप फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्टेड एम। हमेशा जब लीडरशिप की बात होगी तो एक बात आप याद रखें कि यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल की बात होगी, और ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्टेड गोल के लिए काम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि आपको, आप क्रिकेट टीम में हैं और आपको क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया जाता है। अब कैप्टन क्या करेगा, वो सारे प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन सारे प्लेयर प्लस कैप्टन सबका गोल क्या होगा, एक ही गोल होगा, टू विन द मैच। ठीक है, तो जब भी लीडरशिप की बात होगी सिंगल गोल की बात होगी, राइट। देन गुड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी मींस, ऑर्गेनाइजेशनल क्या रहती है कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है जिससे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंडक्ट, उनका जो परस्यूनेस है, ठीक है, उसका कंडक्शन बहुत अच्छी तरह से होता रहे। ठीक है, देन वी गो फॉर द डेडिकेशन मीन्स, आपका डेडिकेशन एक पर्टिकुलर गेम या एक पर्टिकुलर करियर की तरफ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ये भी चाहते हैं कि आप अच्छे प्लेयर भी बन जाएं, आप ये भी चाहते हैं कि आप अच्छे टीचर बन जाएं, फिर आप ये भी चाहते हैं कि आप स्पोर्ट मर्चेंडाइज में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्किल के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू डायरेक्ट योर माइंड फॉर सिंगल काइंड ऑफ द स्किल दैट विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर यू, राइट। और वहां आप मोस्ट ऑफ जो अपने सेंस ऑर्गन्स को मैं कहूँ या जितनी भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं उनको जब वहां सिंगल डायरेक्टेड गोल के लिए आप ऑपरेट करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जब हम बात करेंगे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ही हम लोग दो चीज़ों की और बात करेंगे, और वो दो चीज़ें क्या हैं, वो दो चीज़ें रहेंगी आपकी स्पोर्ट्समैनशिप और दूसरा गेम्समैनशिप। ठीक है, तो अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें तो लिटरली अगर इसकी बात करेंगे तो ये एक स्पिरिट है किसकी, स्पिरिचुअल, इमोशन, इंटेलेक्चुअल एंड द कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज ए लॉजिकल थिंग्स में बोला जाए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप इसकी बात करें तो स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, ये एक एक्ट है एक तरह का जो कि एक्सेप्ट करता है किसको, सक्सेस को, किसके साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, राइट। कि आप, हो सकता है कि आज आपने क्रिकेट का मैच हारा है, आज आपने कोई बॉक्सिंग का मैच हारा है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से आप उसी एनर्जी के साथ रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट मैच खेलने के लिए, दैट इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, राइट। दूसरी मैंने चीज आपको बताई थी कि एक गेम्समैनशिप होती है, दूसरी एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें चाहें तो आप लिख सकते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब जो है वो क्या है कि आप अपना गेम खेलते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, उसमें कोई भी बेईमानी आपकी नहीं होती, आप जीतना चाहते हैं लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, राइट। लेकिन गेम्समैनशिप क्या होती है कि बाई हुक एंड बाई क्रुक यू हैव टू विन द मैच। ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके गेम्स के एथिक्स क्या हैं, रूल्स रेगुलेशन क्या है, आप चाहें, आप किसके लिए, आप सिर्फ एक विक्ट्री के लिए उन सबको ब्रीच कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी भी हद तक चले जाते हैं, आप बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं कि कोई अथॉरिटी है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, राइट। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, गेम्समैनशिप में। नॉलेज अबाउट डाइट एंड पोस्चर, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, नॉलेज आपको होनी पड़ेगी किसकी, एक पर्टिकुलर जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको खाना भी खाना है, राइट। एक पर्टिकुलर पोस्चर्स, मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं, चाहे आपके सिटिंग पोस्चर हो, स्टैंडिंग पोस्चर्स हो, तो उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर तरह की आपको एक अपराइट पोजीशन लेनी पड़ती है, उस पोजीशन की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, तो वो लोग जैसे जो स्पोर्ट्स मेडिसिन की एरिया में, जैसे फिजियोथेरेपी की फील्ड में काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स एक्सरसाइज डिजाइनिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, ये नॉलेज होना भी जरूरी है। जैसे स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस क्या है, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, कभी आप देखते हैं कि ग्राउंड पे वार्म अप एक्टिविटीज करते हुए मिलते हैं, लाइक क्रिकेट के प्लेयर्स को आप फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, तो इसके पीछे एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जो यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, राइट। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम एक ही तरह का गेम खेलते रहेंगे तो ऑटोनॉमी की वजह से, ठीक है, वो उसमें बोरियस आने लगती है, राइट। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको
ऑटोनॉमी को तोड़ने के लिए हम लोग दूसरे टाइप के गेम को भी यूज करते हैं, जिससे कि हमारे प्लेयर्स में बोरियसनेस नहीं हो किसी भी चीज को लेके। तो ये एक क्रिएटिव टाइप की एक्टिविटी है जो आपके अंदर होना जरूरी है, राइट। अब हम और स्किल्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज नॉलेज अबाउट द बॉडी सिस्टम, राइट। हमें इन चीजों को सेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं या फिर स्पोर्ट प्लेयर के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमें प्लेयर्स को ये बताना भी है, और बीइंग ए स्पोर्ट एनालिस्ट या फिर एक्सपर्ट हमें यह भी ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो किस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है, वो साइड कर रहा है और वो खेलता जा रहा है, राइट। उसकी वजह से हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा बड़े रूप में हमें चुकाने पड़े। तो हमें बॉडी सिस्टम्स की नॉलेज होना भी जरूरी है। नॉलेज अबाउट द गुड इंस्टीट्यूशंस मीन्स अगर हमें पर्टिकुलर किसी भी चीज में जब कैरियर बनाना होता है, तो ये नहीं है कि हम इंस्टीट्यूशन जो हमारी एकेडमिक्स है उस एकेडमिक्स को हम खराब कर दें। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द student who is taking the admission from a local kind of university or taking the admission from the most reputed university of the India, like कोई LNIUP से अगर कोर्स कर रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहा है, BHU से या DU से कोर्स कर रहा है, इनके कंपैरिजन में जो क्वालिटी की बात करेंगे वो अदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी उतनी ज्यादा बेहतर क्वालिटी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होंगे, स्पोर्ट्स की जितनी न्यू फैक्चुअल नॉलेज होंगी, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पीपल मिलेंगे वहां पे, जो आप बिना कुछ करे सिर्फ उनके एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, राइट। तो क्या होना है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, कि किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मुझे कोर्स करना है, जिस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे क्या करना है, अपना कैरियर चूज करना है। देन कंसल्टेशन विद अचीवर्स मीन्स होता क्या है कि जो लोग एक पर्टिकुलर कोर्स को कर चुके हैं, राइट, या पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू एक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैरियर के एक अच्छे मुकाम पे हैं, ठीक है, तो अगर उनसे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम उनके एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर करते हैं। उस शेयरिंग से हम लोग जान जाते हैं कि ऐसी ये पर्टिकुलर सिचुएशन है तो हमें इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, राइट। तो कंसल्टेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है अचीवर्स से, राइट। अगर जैसे मैं रिसर्च की टाइम, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल है लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको एक पर्टिकुलर नई चीज है कोई, वो बनानी है, ठीक है, और आप उसको बनाए जा रहे हैं 2-3 साल आपने मेहनत करी और आपने कोई नई चीज थी अपने अकॉर्डिंग बना ली, लेकिन आपको पता चला कि वो चीज तो पहले से ही बनी हुई है, राइट। तो आपकी मेहनत खराब गई कि नहीं गई? तो आपको क्या है, आप अगर कंसल्ट कर लेते, शायद है अगर बाहर जो अचीवर्स हैं उनसे अगर बात कर लिए होते, तो शायद आपको पता चल जाता कि जो प्रॉब्लम आप मान रहे थे वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली, राइट। सो कंसल्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन कन्वीनियंट एंड स्मूथ टीचिंग पेडागोजी। अगर आप टीचिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में कैरियर बनाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज टीचिंग पेडागोजी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है तो आप बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। क्यों? टीचिंग पेडागोजी अपने आप में एक साइंस और आर्ट है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल है, ही इज बोर्न विद इंडिविजुअल एबिलिटीज, राइट। सो वी शुड गेट टू नो दैट विच स्ट्रेटेजी विल बी मोस्ट सूटेबल फॉर हिज बेस्ट लर्निंग, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मूथ टीचिंग के कंडक्शन के लिए हमें पेडागोजी की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें शिक्षा शास्त्र की बारे में नॉलेज होना जरूरी है, राइट। यूज ऑफ ऑप्टिमम टीचिंग एड्स। अभी आप देखिए, इट इज सपोज दैट इफ वी आर यूजिंग मोर इक्विपमेंट्स और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स विल रियली हेल्पफुल फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लर्निंग। वो कैसे, इसको आप समझिए। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करिए और एक मूवी को देखिए, तो आप कुछ चीजें सुनते हैं और सुन के इंटरप्रेट करते हैं, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप आंखें खोल लीजिए लेकिन कान बंद कर लीजिए और आप मूवी को देखिए, ठीक है, तब आप कुछ चीजों को पिक्चर देख के समझ पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपनी आंखें भी खोल लीजिए और अपने कान भी खोल लीजिए, अब आप मूवी को देखिए, तो इस सिचुएशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपको जो पर्टिकुलर मूवी में चल रहा है वो सुनाई भी आता है। तो इससे क्या होता है, जब आप सुन भी रहे होते हैं और आप देख भी रहे होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, राइट।
अब उसी में और क्या कर दूं, उसी में अगर मैं उसको 3D में प्ले करूं तो क्या होता है, फिर वो आपको और ज्यादा एक और अच्छी डायमेंशन आपको मिल जाती है समझने के लिए, राइट। तब आप ये फील करते हैं कि यू आर आल्सो प्रेजेंट इन द सिचुएशन, राइट। सो क्या है, यही इसमें बात की गई है। यहाँ अगर टीचिंग एड की बात करें तो हम एक तो ब्लैक बोर्ड का मेथड यूज कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड के अलावा अगर हम कुछ वीडियोस का यूज करें, कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियोस का यूज करें, राइट, कुछ इंटरेक्टिव टूल्स का यूज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर बड़ी क्लास है और वहां में अगर माइक्रोफोन का यूज करता हूं तो बच्चों को जो जो बैक बेंचर्स बच्चे हैं या बैक में जो बैठे हुए हैं उनके पास तक आवाज भी आसानी से पहुंच जाएगी, राइट। कुछ बच्चे होते हैं वो मोस्टली अभी क्या होते हैं, क्लास में डरते हैं बेचारे, हर बात को नहीं कहते टीचर से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू यूज द टीचिंग एड्स सो दैट जो आपके बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरह से आपकी बताई हुई चीजों को ग्रैब कर पाए, पकड़ पाए, जिससे कि आपको भी आसानी हो जाएगी उनको समझाने में, ठीक है। टीचिंग एड का मतलब होता है कि टीचर के द्वारा यूज की गई वो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स, चाहे वो डिजिटल हो या नॉन डिजिटल हो, वो चार्ट हो सकते हैं, वो आपके मॉडल्स हो सकते हैं, वो वीडियोस हो सकती हैं, जिससे कि बच्चों के समझने में आसानी हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग एड बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपडेटेड नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन रूल्स। अब क्या होता है, अभी आप देखिए, यू हैव टू बी अपडेटेड विद द न्यू नॉलेज बिकॉज दिस वर्ल्ड इज द डायनामिक काइंड नॉट स्टैटिक, राइट। तो चीजें क्या हैं, समय के साथ साथ बदलती हैं, राइट। आपने देखा है कि पहले कुछ रूल्स और थे क्रिकेट में, अब कुछ रूल्स बदले हैं। पहले हमारे पास टेस्ट मैच हुआ करता था, देन वनडे मैच शुरू हो गया तो वनडे मैच के रूल बन गए, ठीक है। अभी T20 शुरू हो गया तो टी ट्वेंटी के रूल्स बन गए। अभी भी उसमें देखिए कि पहले क्या हुआ करता था, पहले डोपिंग टेस्ट नहीं हुआ करते थे, अब सारे के सारे जो जितने भी मैचेस होते हैं, ठीक है ना, उनमें डोपिंग टेस्ट भी होने लग गए, ठीक। तो ये क्या है, हमको रूल्स जो है उनसे अपडेटेड रहना पड़ेगा, जिससे कि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े, राइट। शिफ्ट ऑफ बुकिश नॉलेज टू रियल लाइफ नॉलेज। दूसरा क्या करना पड़ेगा, जो रटने वाला सिस्टम है, राइट, हमने कुछ बुक से उठाया, एक बुक हमने पढ़ी और उस बुक से पढ़ने के बाद हमने बच्चों को पढ़ा दिया, अगर वो कॉन्सेप्चुअली कुछ पूछ रहे हैं तो आप उनको नहीं बता पा रहे हैं, ये बहुत ही मतलब शेमफुल है टीचिंग के लिए, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी बुकिश नॉलेज टू रियल लाइफ नॉलेज। हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स जो दें उन्हें समझाने के लिए, वो उनकी निजी जिंदगी से रिलेटेड होने चाहिए, जिससे कि वो भूलेंगे नहीं, राइट। बहुत अच्छे, शाबाश। अब हम कुछ और जनरल जो स्किल्स हैं उनकी बात करेंगे। ये तो थोड़े से स्पेसिफिक स्किल्स की बात कर रहे थे, जनरल स्किल्स जो मतलब लगभग सब पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। वो सारी सिचुएशंस जो होंगी उनमें एप्लीकेबल होंगे और वो मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे, इसलिए और मैंने इनको यहाँ पे डाला हुआ है। दूसरी बात है कि क्या है, आप किसी भी क्षेत्र में अगर कैरियर बना रहे हैं तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी वेरी clear and crescent manner so that you could propel or you could tell your knowledge about the rest of the people or the people who are in your environment or in front of you, right, or in your group। तो क्या है कि जब तक आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो अच्छी नहीं है तो आप अपने पास में बहुत सारी नॉलेज होते हुए भी क्या करेंगे, आप उस नॉलेज को बच्चों को नहीं बता पाएंगे, ठीक है। या फिर जो आपके कोलीग्स हैं उनको नहीं बता पाएंगे, या फिर जो आपके सीनियर्स हैं उनको नहीं बता पाएंगे। तो आप ये बताइए कि आपके सारे पास ढेर सारी नॉलेज है, ठीक है, और अगर आप नहीं बता पा रहे हैं किसी को जिसको आपको बताने की जरूरत है, तो फिर वो किस काम की, राइट। तो कम्युनिकेशन जो है उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और ये जरूरी है, राइट। देन मेकिंग डिसीजन मेकिंग, राइट। क्या है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एक आपकी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेना है, तो ये धीमे धीमे क्या है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे चीजों को वैसे वैसे आप लोग सीख पाएंगे। या फिर किसी भी सीनियर से, जैसे हमने अभी बात की थी आगे जब हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में, कि हमें कंसल्टेशन की जरूरत होती है, राइट। और कंसल्टेशन हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। कई एक बार क्या होता है, हमारे सीनियर बहुत सारी ऐसी चीजें बता देते हैं जिनको हम बिना एक्सपीरियंस के ही सीख जाते हैं उनके बताने से, ठीक है। और अगर वैसी कुछ सिचुएशन होती है तो हम उस तरह की चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और वो चीजें हमारे लिए काफी बेनिफिशियरी साबित होती हैं। तो डिसीजन मेकिंग एक अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है, जो इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करती है, वो आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती है
कि किस तरह की सिचुएशंस में आपने काम किया है, राइट। देन सेल्फ मोटिवेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ आप ही इकलौते ऐसे हैं जो अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, राइट। तो कोई भी काम कर रहे हैं, लोग उसके बारे में कुछ भी कहेंगे, बिकॉज इफ यू आर डिफरेंट, इफ यू आर मेकिंग द न्यू थिंग्स, द पीपल विल से दैट दिस इज रिडिकुलस, दिस मैन इज मैड। तो आपको इन सारी चीजों को नहीं सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज ऑल द थिंग्स, यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल इन्वेस्टिगेशन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इन सब के बाद जब एक बार आप कमिटमेंट ले लेते हैं काम करने का, आप करिए, सेल्फली मोटिवेटेड रहिए कि मैं हूं। आप अपने आप को खुद को अप्रिशिएट करिए, और जो ट्रेंड चल रहा है, जिस जिस काम को आप कर रहे हैं उसको एनालाइज भी करिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, राइट। और अगर ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, तो आप किसी और को मोटिवेट करने का मत सोचिए, राइट। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रांग पर्सन फ्रॉम योर इंट्रोस्पेक्शंस, राइट। आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि क्या आप वो काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देती है, जब आपकी इनर वॉइस आपको जवाब देती है यस यू कैन डू, यू हैव टू मूव, राइट, एंड यू आर नो नीड टू पुश बैक और टू लुक बैक, राइट। चलिए अब चलते हैं आगे, देखेंगे लीडरशिप स्किल्स की हमने पहले ही बात कर ली थी। टीम वर्क स्किल्स, राइट, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। चाहे आप क्लास में हैं, चाहे आप टीचिंग एसोसिएशन में हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप में टीम वर्क स्किल है तो डेफिनेटली आप जिंदगी में शायद कभी फेल होने वाले नहीं। दुनिया की सारी चीजें, चाहे आपका फेम, आपका मनी, ये सारी चीजें अगर खराब हो भी जाती हैं, और अगर लोगों के साथ काम करना आपको आता है, यू कैन बिल्ड योर सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ द सिचुएशन, वेदर इट इज वेरी एडवर्स कंडीशन फॉर यू, राइट। देन क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आपको क्या है, क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव मतलब कि पूरी दुनिया में लोग कुछ चीजों को ट्रेडिशनल रूप से करते हैं, राइट। तो आप ये बताइए कि जब आप कुछ चीजों को अलग नहीं करेंगे, राइट, तो आप में और जो दूसरे लोग हैं उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर पीपल इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग इन अ सेम सेक्टर? तो व्हाई द पीपल विल रिमेंबर यू, राइट? व्हाई द पीपल शुड अप्रिशिएट यू? द पीपल विल अप्रिशिएट यू ओनली if you will do the things on a new way, if you are creating the new things to do, if you are creating the new ideas, if you are creating the new way to solve the problem, ठीक है। बढ़िया। अब हम बात करेंगे टीम टाइम मैनेजमेंट की। मीन्स आपको कुछ टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि आपको एक जो पर्टिकुलर वर्क मिला है, जो पर्टिकुलर कैरियर ऑप्शंस है, राइट, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपको 3 ईयर में कंप्लीट करना है, देन यू हैव मूव फॉर द हायर एजुकेशन। तो इस तरह के क्या है, आपको टाइम को मैनेज करके रखना पड़ेगा। दूसरा, जब आप अपने जो पर्टिकुलर 12th है या 11th है, तो उसमें भी आपको सेट करना पड़ेगा कि आपके जो मिड टर्म आ रहे हैं उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, राइट। जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होंगे उनको किस तरह से सेटअप करना है, तो ये सब आपके ऊपर है। टाइम मैनेजमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इफ यू विल नॉट डील विद इट, डेफिनेटली यू विल बी इन अ ट्रबल इन द एंड, राइट। कोपिंग अंडर द प्रोसेस प्रेशर, राइट। तो प्रेशर से किस तरह से बचना है आपको, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, और आप इसको सीखेंगे धीमे धीमे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, राइट। सो डू एक्सपीरियंस, डोंट अफ्रेड। इफ यू आर इन अ प्रेशर, यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट, राइट। आपको एक चीज और बताता चलूं मैं, आपने बहुत कम सुना होगा कि किसी भी स्पोर्टमैन ने क्या किया, सुसाइड किया, राइट। क्यों? कि बिकॉज दे नो द आर्ट टू हैंडल द प्रेशर, राइट, हाउ टू हैंडल द प्रेशर, हाउ टू हैंडल himself while in a adverse situation। जब वो बुरी कंडीशन में है को किस तरह से अपने आप को हैंडल करना है। वो रोज हारते हैं, फिर दोबारा से उसी ताकत के साथ रेडी हो जाते हैं कि कल हमें फिर खेलना है, राइट। तो ऐसा इंसान जो इतने अच्छे से प्रेशर को हैंडल करना जानता हो, वो कैसे सुसाइड कर सकता है, राइट। ये नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स है, बट वेरी वेरी रेयर आप सुनेंगे कि किसी भी इंसान ने सुसाइड किया जो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। मैं अच्छे स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूँ, राइट। नाउ विल गो फॉर द इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स वो आपकी अपनी स्किल्स हैं, ठीक है। दो चीजें होती है, एक इंटर और एक इंट्रा। दूसरा इंट्रा, अपने आप में जितनी भी स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो आती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स में वो आती हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और दो लोगों के साथ मिलके कैसे काम करें,
ठीक है, एक ही चीज को दूसरे के साथ शेयर करते हुए प्रोडक्टिव तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव बनाना इंटरपर्सनल स्किल होती है। ठीक है, देन वर्क एथिक्स की बात आएगी और इमोशनल एडजस्टेबिलिटी की बात आएगी। देखिए, जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो प्रोफेशंस में इमोशन की कम वैल्यूज होती हैं, राइट। सपोज दैट आप एक टीचर हैं एंड यू आर टीचिंग टू योर सन. In that time, you have to control your emotion while you are giving to the marks to him, or you are taking the assessment, or any kind of the things you are doing to your son who is in the same class of other students, right? Or if you are playing a particular tournament, if and you have already lost your last match, you have to control your emotion, you have to control your energy for the next coming match, right? तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इमोशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर हम बात करेंगे वर्क एथिक्स की। वर्क एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स मतलब काम करने के नैतिकता, ठीक है। एक हर एक जगह एक काम करने की एक नैतिकता होती है, एक ईमानदारी होती है, आपकी ऑनेस्टी होती है, राइट। तो वो सारी की सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, राइट, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के या उस पर्टिकुलर करियर के, राइट। जैसे एक स्टूडेंट के लिए माने कि अगर वो एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसके लिए वर्क एथिक्स क्या होंगे? वो यही है कि वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करे और वो जब एग्जामिनेशन में बैठता है तो वो एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी किसी भी तरह की चीटिंग वगैरह नहीं करे, पूरी ईमानदारी के साथ एग्जामिनेशन दे, ठीक है। ये सब था वर्क एथिक्स के बारे में, ठीक है। तो हमने इस यहाँ पे जितने भी सॉफ्ट स्किल, पॉसिबल सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हैं। मतलब एक्चुअली क्या है कि वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, राइट। आपको जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो लगभग सेम सा ही मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे रेस्ट ऑफ स्किल्स जो बचे हुए हैं, जो भी चीज़ें हमारी इस फर्स्ट यूनिट की बची हुई हैं, उस फर्स्ट यूनिट की सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे धीमे धीमे, 2-3 क्लास और लेंगे। फिर जैसे ही आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, हम लोग फर्स्ट यूनिट का एक मल्टीपल चॉइस एक टेस्ट लेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके सिर्फ फर्स्ट यूनिट से। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्जामिनेशन जो होगा, फाइनल एग्जामिनेशन, दैट विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप। तो उसी तरह के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे और हम कोशिश करेंगे वो उन्हीं में कुछ कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस भी रखें जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो। हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी रखेंगे जिससे कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको हम लोग क्या कर पाए, अपलिफ्ट कर पाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।